हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के। चलिए अच्छे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 11 रेस्पिरेशन कंटिन्यू है और कल की वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस चक्र को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज ये जो वीडियो है आपकी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। पूरी वीडियो को देखना ताकि आज का जो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो कि बोर्ड एग्जाम में बन चुका है लास्ट ईयर, मतलब फर्स्ट साल। ठीक है, तो इस बार इसके दोबारा चांसेस हो जाते हैं इस क्वेश्चन के। तो आज की वीडियो में हम अपने पूरे ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो कि कल हमने स्टार्ट किया था उसको आज हम कंप्लीट तरीके से अध्ययन करेंगे पूरा। ठीक है, और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ध्यानपूर्वक इसको समझते हुए चलिए भाई कि आखिर किस प्रकार हमें ग्लाइकोलाइसिस चक्र को पढ़ के चलना है। देखिए, तो मैं आपको कुछ बातें वहां रिवाइज करा दूं। जैसे आप याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है उसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया था, 3 चरणों में। पहला चरण था ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, है ना। दूसरा था फॉस्फोरिलीकृत ग्लूकोज अणु का फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में बदलना या तोड़ना। और तीसरा था पाइरुविक अम्ल का निर्माण। अर्थात टोटल 3 स्टेपों में हमारा पूरा ग्लाइकोलाइसिस चक्र कंप्लीट यही होता था। ठीक है, तो आज हम, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण देख लिया था। ठीक है, एक बार वहीं से हम अपने अब चक्र के स्टार्ट करते हैं। तो आप दोबारा से भी थोड़ा ध्यान देके चलना भाई। ठीक है, देखो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं ताकि पूरा आरेख इस बोर्ड पर आ जाए। देखिए, सर्वप्रथम हमारे पास एक अणु होता है जिसको हम ग्लूकोज का अणु बोल के चलते हैं। पहला चरण चल रहा है ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण। ठीक है, ये जो ग्लूकोज का अणु है जिसके पास 6 कार्बन है, जब इसका सबसे पहले फॉस्फोरिलीकरण होता है तो हमें पता है कि ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो इसका फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है, तो यहां जो एटीपी है वो चेंज हो जाती है एडीपी में, और एक एंजाइम होता है जिसको हम हेक्सोकाइनेज एंजाइम कहते हैं, और यहां मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है ना। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि भाई आपके पास 2 एटीपी, आपको 2 एटीपी खर्च करनी है, तो अभी आपने 1 एटीपी खर्च की है। कल हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात कर चुके थे, तो आज यहाँ हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर। तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसका जब हम समायोजीकरण करते हैं आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो बदल जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम होता है वो होता है आइसोमरेज एंजाइम, है ना। नेक्स्ट, जो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, अब हम इसको इसको दूसरी एटीपी दे देंगे तो ये बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, और जब ये फॉस्फोरिलीकरण हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सी बात है
एटीपी से क्या बनाएंगे, एडीपी, वही मैग्नीशियम, और एंजाइम हो जाएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, तो ये जो चरण है वो कंप्लीट है ग्लूकोज के फॉस्फोरिलीकरण के। ठीक है भाई, ये पहला चरण। दूसरा चरण मैं यहां लिखूंगा, तीसरा उधर लिखूंगा, ताकि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये तो आपको कल मैंने समझा दिया कि भाई ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण हो गया, और ये जितने भी अणु हैं वो सब 6 कार्बन अणु हैं, और एक एक अणु चल रहा है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत है ना? तो ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण यहां तक हम करते हैं कंप्लीट। और बोर्ड एग्जाम में यही पूछा था उसने कि ग्लूकोज के फॉस्फोरिलीकरण को समझाइए, मतलब उसकी थ्योरी, और ग्लाइकोलाइसिस चक्र में ग्लूकोज के फॉस्फोरिलीकरण को आरेख द्वारा बताइए। अर्थात यही आरेख पूछा था, केवल इतना। अरे भाई, जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र कंप्लीट है ना, उसमें से केवल उसने यही पार्ट पूछा था कि भाई इसको आरेख द्वारा बताइए, केवल इसी का आरेख बनाइए और इसी की थ्योरी। समझ में आ गई बात? हाँ, तुम आराम से कर सकते हैं ना इसको। चलिए आगे। तो ये अब हमारा दूसरा चरण, और वो दूसरा चरण क्या है? फॉस्फोरिलीकृत ग्लूकोज अणु से डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणु का निर्माण। यही है, आप हेडिंग देख लेंगे, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, आपके पास जो फॉस्फोरिलीकृत ग्लूकोज है वो किस रूप में है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है कि नहीं, है ना? तो ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, जो कि 6 कार्बन होता है। कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप ध्यान देना, ये क्या करता है? एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एल्डोलेज। और ये जो एल्डोलेज एंजाइम है वो एक प्रकार का हैमर होता है, एक हथौड़े की तरह होता है। मतलब अब ऐसे मत समझना कि इसकी संरचना कोई हथौड़े जैसी है, मतलब इसका काम होता है हथौड़े की तरह। ये क्या करता है कि जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, जो कि 6 कार्बन का था, उसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। अब ब्रेक डाउन होगा तो बताइए कितने कितने कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे? 3 कार्बन के 2 अणु बनाता है। नहीं, यही बात समझ में? अब तो बहुत सिंपल है भाई, कि जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणु बनाता है। अब वो बनाता कैसे, वो भी आप ध्यान समझो। ये जो है वो 2 अणुओं में टूटता है, और ये जो 2 अणु हैं उनका नाम है, पहले का है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अच्छा, TgAl का आप शॉर्ट में नाम समझ जाएंगे ना, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना? और जो दूसरा अणु बनता है, क्योंकि ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का है, मैं यहां लिख देता हूं, और एक बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट शॉर्ट में मैंने यहां लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2 अणु ब्रेकडाउन होकर बने हैं 3-3 कार्बन के, ये आपस में समायवी होते हैं, मतलब एक दूसरे में बदल सकते हैं, है ना? तो ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है
इसका होता है ऑक्सीकरण। तो जब इसका ऑक्सीकरण होता है ना, तो मैं आपको बता दूं कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, आइसोमरेज, जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में ही बदल जाता है। तब जाके इसके बनते हैं कितने अणु भाई? 2 अणु। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए, दोबारा समझो। पहला स्टेप क्या था? ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण था ना। दूसरा स्टेप क्या था? फॉस्फोरिलीकृत ग्लूकोज अणु से 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु का निर्माण या 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण, यही था ना। तो देखिए वो कैसे बनता है, यही तो है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब ये कैसे बनता है वो ध्यान समझो भाई। ग्लूकोज का जो फॉस्फोरिलीकृत रूप था जिसको हम फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कह रहे थे, बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ये 6 कार्बन का था। जब इस पर एल्डोलेज एंजाइम ने अभिक्रिया की तो एल्डोलेज ने क्या किया, इस 6 कार्बन के कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर दिया 3-3 कार्बन के 2 अणुओं में या 2 यौगिकों में। अब वो यौगिक कौन कौन से बने? एक तो बना 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और एक बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बने ये 2 मॉलिक्यूल, मतलब 2 डिफरेंट यौगिक बने, है ना। अब ये होते हैं आइसोमर, दोनों अणु, मतलब कोई सा किसी में भी बदल सकता है। तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो खुद आइसोमर होकर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का ही अणु बना देता है। अब एक बात समझो, यहां तक सभी ये एक एक अणु चल रहे थे, है ना। यहां भी ये एक एक अणु बने, मतलब एक अणु 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का, एक अणु डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का बना था। लेकिन ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था वो आइसोमर जब हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, तो आप मुझे एक बात बताओ, अब कितने मॉलिक्यूल बन गए 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के? 2 अणु बन गए ना, है ना। तो बस अब यहां से जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस चक्र है उसमें 2 अणुओं का सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो यही हमारा सेकंड स्टेप था जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो फॉस्फोरिलीकृत था वो उसने बना दिया 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। जब आप इसकी थ्योरी देखेंगे तो आपको हर चीज बिल्कुल डिट्टो लिखी हुई मिलेगी कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज की उपस्थिति में इन 2 अणुओं का निर्माण करता है, जिसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट समावेश आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बदल जाता है जिससे 2 अणु बनते हैं। क्या दिक्कत है थ्योरी लिखने में? रटना मतलब पढ़नी नहीं है थ्योरी, तो यूं मान लीजिए केवल देखनी है बस। एक बार आरेख बनाना जिस पे आता है तो उसको तो थ्योरी भाई थोड़ी बहुत देखनी है बस। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब तीसरा जो स्टेप है, और तीसरा जो स्टेप है वो है पायरुविक अम्ल का निर्माण। अर्थात अब हम अपने उस लास्ट चरण की ओर चल रहे हैं जहां हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे जो कि हमारा उद्देश्य था ग्लाइकोलाइसिस चक्र का, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी आपने जो एटीपी खर्च की हैं 2 चरण तक, अब आपको एटीपी प्राप्त करने का समय आ गया है, क्योंकि भाई आपको 38 एटीपी बनानी है। अरे भाई एक ग्लूकोज के अणु से कितनी एटीपी आपको बनानी है? 38, है ना। तो अब तक आपने खर्च कर दी एटीपी, लेकिन अब आपका टाइम आएगा एटीपी को गेन करने का, लेने का, ठीक है। तो अब ध्यान पूर्वक समझो, अब ये तीसरा स्टेप चल रहा है।
तो मैं जरा यहां से इसको स्टार्ट कर देता हूं, इस वाले मॉलिक्यूल से। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है जिसके 2 अणु हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है। अच्छा, मैं इस एरो को थोड़ा इधर ले आऊं, बीच में आ जाएगा फिर ये ना, है ना, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे ना आप मेरी बात को, इसको थोड़ा दूर करने के लिए ना। बाकी आप तो कॉपी में एक सीध में ही बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, ध्यान से आपको समझना है, इसमें फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है। अब भाई 2 अणु है तो 2 ही फॉस्फोरिक अम्ल और 2 ही इसमें जल के अणु जुड़ते हैं। अच्छा, एक बात अब मुझे दोबारा समझाओ। अरे बहुत सिंपल सी बात हो गई क्या, कि जब आप 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में एक फॉस्फोरिक अम्ल ऐड कर रहे हैं, तो आप तो समझदार हैं कि ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है उसमें एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, ये सीधा सा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा। 1,3-डाइफॉस्फो अरे PgAl, समझ में आ गई बात। नहीं बनेगा क्या 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड? नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो ये बात हमें याद रखनी है यहां पर कि जो तीसरा चरण है जिसको हम पायरुविक अम्ल बोल रहे हैं। देखो, हर चीज अभ्यास से आती है भाई, मैं आपको बता दूं। अब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहां से पूरा बनाना सीख जाएं एक ही बार में। नहीं सर, हम तो पूरा सीख गए। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ी। जब तुम 1 बार 2 बार इसको देखेंगे, बनाएंगे, तभी तो आपसे बनेगा। यदि ऐसे एक बार में बनाना आ जाए सभी पे, तो भाई फिर तो सभी बच्चे मेरिट में आएंगे। ठीक है, हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस तो जरूरी है। अब जैसे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ हमें ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। समझ में आ गई बात। हाँ, तो देखिए दोबारा जुड़िए टॉपिक से। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, कि आपने किस प्रकार 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु बना लिए। अब आगे आपको क्या करना है, एक बात यहां याद रखनी है कि भाई जैसे ही हम अपने तीसरे चरण पर चलेंगे, हमें, क्योंकि हमारा उद्देश्य एटीपी प्राप्त करने का। अच्छा, आप ऐसे तरीका बनाना कि सर ये बोल रहे हैं कि यार हमने एटीपी खर्च कर दी, अब एटीपी को लेने का समय। और एटीपी लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉस्फेट से काम करना पड़ेगा, है। तो बस हमें उसी से याद आ जाएगा कि जब हमें एटीपी लेनी है ना, तो सबसे पहले हम एटीपी वाली मशीन में क्या डालेंगे भैया, कच्चा माल डालेंगे। और कच्चा माल कौन है, फॉस्फोरिक अम्ल है, यानी कि फॉस्फेट। समझ में आ गई बात। तो ऐसे आप याद रखना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में ही हमें क्या जोड़ के चलना है, फॉस्फोरिक अम्ल, अर्थात एक फॉस्फेट ग्रुप। तो जैसे ही 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में आप एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे, तो बताओ इसको याद करने की आवश्यकता है नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ही बनेगा। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है ना, नहीं आई बात समझ में। तो बन गया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, ये बन गया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। किससे बना भाई, इस फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने से। अब हमें क्या करना है, इसका होगा अपचयन, अर्थात डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। डिहाइड्रोजनेज, है ना। तो डिहाइड्रोजनेज में क्या होगा, अपचयन करना है हमें 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का। और मैंने आपको बता दिया कि एल्डिहाइड जो है
वो एसिड में चेंज हो जाते हैं, और एसिड जो होते हैं वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाते हैं जब उनका रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। ठीक है, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जब आप इसका डिहाइड्रोजनेज करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो NAD है वही वाली चीज है, वो बदल जाएगा 2NADH2 में। अर्थात ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड था उसका जब हमने डिहाइड्रोजनेज किया तो NAD किस में बदल गया, NADH2 में बदल गया। ठीक है, और ये फिर किस में बदल जाएगा भाई, प्रोडक्ट तो में याद हो जाएगा यौगिक 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बताओ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ग्लिसरिक एसिड में बदलेगा ना, ग्लिसरिक एसिड में। क्यों, क्योंकि हमने इसका क्या किया है, डिहाइड्रोजनेज किया है, अपचयन किया है। ठीक है, और जब हम इसका अपचयन कर देंगे तो एल्डिहाइड किस में बदल जाएंगे, एसिड में, और NAD किस में बदल जाएगा, NADH2 में, क्योंकि हम जानते हैं, है ना। अब सुनिए, अब हमारा जो समय है जो ATP प्राप्त करने का है, क्योंकि हमने यहां पर अपनी मशीन में फॉस्फेट डाला था। ठीक है, तो अब हम जब ATP प्राप्त करेंगे तो आपको पता होना चाहिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, फॉस्फोरिलीकरण, है ना। तो जब हम इसका फॉस्फोरिलीकरण करते हैं तो आप ध्यान से मेरी बात को समझना, फॉस्फोरिलीकरण कर रहे हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 ADP किस में बदल जाएंगी, 2 ATP में। अरे भाई अणु 2-2 चल रहे हैं, आप इस बात को याद रखो। यहां हमने 1 ATP क्यों, क्योंकि यहां 1 अणु था, लेकिन अब यहां से तो 2 अणु चल रहे हैं ना सभी के, तो 2 ADP को हमने बदल दिया 2 ATP में। अर्थात इससे एक फॉस्फेट को ले लिया, समझदार हैं आप। ठीक है, और जो एंजाइम होगा, अब जैसे इससे ही आप एंजाइम तो मैंने बता रखा है कि जब भी फॉस्फोरिलीकरण हो तो काइनेज एंजाइम आता है, तो इसका यह जो हो जाएगा डाइफॉस्फो ग्लिसरो काइनेज एंजाइम, डाइफॉस्फोग्लिसरो काइनेज एंजाइम, क्योंकि काइनेज आपको जोड़ना है, और कुछ नाम इस यौगिक से भी आप ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको याद करने। ठीक है, अब ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है जिसमें से आपने एक फॉस्फेट को ले लिया, तो आप मुझे बताओ क्या बचेगा। अरे भाई बचेगा क्या, ये पहले नंबर से फॉस्फेट हट जाएगा और डाई हट जाएगा बस। तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बचेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आप मुझे बताइए इसमें क्या दिक्कत है भाई आपको। अरे भाई 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, उसका जब हमने फॉस्फोरिलीकरण किया तो हमने ADP से ATP बना ली, तो बताओ यौगिक क्या बचेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। तो 2 ATP बना ली और एंजाइम आ गया आपका डाइफॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे क्या होता है, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, मैं यहां इसे अब स्टार्ट करता हूं। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, इसका हमें कर देना है समावयवीकरण। क्या कर देना है, समावयवीकरण, मतलब आइसोमराइजेशन। जब हम इसका करेंगे तो ये बदल जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। सिंपल आप याद रखना, और यहां जो एंजाइम होगा वो होगा म्यूटेज।
फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज आप कह सकते हैं या आइसोमरेज आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक में म्यूटेज है तो आप म्यूटेज लिख देंगे। तो ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदल जाता है। ठीक है, अभी जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसमें से हम जल के अणुओं को जब बाहर निकालेंगे तो ये बदल जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट अम्ल, है ना, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट अम्ल। अभी मैं इसको समझा दूंगा एक बार, है ना। यहां जो एंजाइम होगा वो होगा इनोलेज और यहां हमने मुक्त किया है जल। ठीक है, अभी जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, अब आप एक बात को ध्यान समझो, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट अम्ल। अब एक बात मेरी ध्यान समझो, अभी आपने कितनी एटीपी बनाई है? 2 एटीपी। खर्च कितनी कर चुके हैं? 2 एटीपी। अब बोलेंगे सर हमें तो क्या फायदा हुआ, 2 एटीपी तो हमने खर्च कर दी, 2 ही प्राप्त किए हैं डायरेक्ट। सर हमें कुछ तो लाभ होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए यार आपको लाभ। तो आप क्या करेंगे, मैं कि चलो ठीक है देखते हैं टटोलते हैं कहाँ में लाभ मिलेगा। अब बोलेंगे सर ये जो प्रोडक्ट है, जो यौगिक है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट अम्ल, इसके पास फॉस्फेट है। फॉस्फो, समझ में आ रही है बात? बस ले लो इस फॉस्फेट को, क्या काम आएगी इसके लिए, समझ रहे ना। तो बस जब आप इस फॉस्फेट को लेंगे तो आप समझदार हैं। क्या करना है? फॉस्फोरिलीकरण। कौन सा एंजाइम? काइनेज एंजाइम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब ये जो एंजाइम है वो आएगा पाइरुवेट काइनेज, है ना, और जो हमारी 2 एडीपी हैं वो अगेन चेंज हो जाएंगी 2 एटीपी में। और जो हमारा, अब एक बात देखिए, यदि आप इसमें से फॉस्फो या फॉस्फेट निकाल रहे हैं तो समझदार हो, क्या चीज बचेगी आपके पास? मात्र पाइरुवेट अम्ल। क्या बचेगा भैया? पाइरुवेट अम्ल। कितने अणु? अरे 2-2 अणु चल रहे हैं, कितने अणु क्या है? ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आई कि किस प्रकार एक ग्लूकोज का अणु पाइरुवेट अम्ल के 2 अणुओं में विखंडित हुआ है। ठीक है, तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों दिक्कत वाली बात नहीं है भाई? क्योंकि आपके पीडीएफ में भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो अब हम, तो ये था हमारा ग्लाइकोलाइसिस चक्र। ठीक है, अब हम इसको एक बार दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से आप मेरी बात को समझो। क्या आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, है ना? और जो रेस्पिरेशन होता है वो ग्लूकोज से होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रियम होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिससे 2 मुख्य प्रोडक्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बना के चलने, वो भी 38 एटीपी। क्लियर है? तो हमने एक बात आपसे कही थी भाई कि यदि आपको ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी और CO2 बनानी है तो आपको 3 चक्रों में प्रवेश करके चलना पड़ेगा, अर्थात 3 ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे हमारे प्रोडक्ट तैयार होंगे या प्राप्त होंगे। तो जो पहला चक्र था जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस चक्र बोल रहे हैं, इसमें क्या होता था कि जो ग्लूकोज है वो सर्वप्रथम पाइरुवेट अम्ल के 2 अणुओं में टूटता है। ये हमारा पहला काम था, आप जानते हैं। अब ये जो पाइरुवेट अम्ल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ही क्या बना सकता है? क्रेब्स चक्र चला सकता है
और CO2 और ATP बनाएगा, है ना। जो ATP बनती है वो इनडायरेक्ट बनती है क्रेब्स चक्र में, तो एक लास्ट में हम ATS द्वारा अपनी पूरी ATP भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे दोनों प्रोडक्ट 3 चरणों से तैयार, है ना। तो सबसे पहले जो हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे थे, जिसके ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में आने के, तो उसको हम एक बार दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं। आपको याद होना चाहिए 3 हेडिंग कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है वो 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण था ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण। माइंड में जरूर अपने बात याद रखना कि 2 ATP, समझ में आ गई बात, है ना। क्योंकि हमें पता है कि पूरे इस चक्र में मतलब हम लालची प्रकार के हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमें ATP दिख रही है, हमें ATP बनानी है। लेकिन हम चालाक बहुत हैं। कैसे? हम सोचेंगे यार पहले इसको कुछ दाना डालो, फिर हम इनसे लाभ प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है सर्वप्रथम आपको 2 ATP खर्च करनी है, ठीक है। और जब आप 2 ATP खर्च कर देंगे ना, तो आपको लास्ट में 2 ATP शुद्ध लाभ भी लेना। ये अपने दिमाग में याद रखो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान समझो, जो ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण था पहला टॉपिक, उसमें हम ग्लूकोज से स्टार्ट कर दिए अपने साइकिल को। तो ये जो ग्लूकोज, जब आप इसका फॉस्फोरिलीकरण करेंगे तो आपको बात याद आ जाएगी, सर ने कहा था पहले खर्च करना है। तो आप क्या करेंगे, ATP डालेंगे और उसको ADP में बदलेंगे। तो ये जो फॉस्फेट है वो किसके पास जाएगा, ग्लूकोज के पास। तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। एंजाइम हेक्सोकाइनेज, क्योंकि हेक्सोज शर्करा है, और मैंने ये कहा था कि जहां भी फॉस्फोरिलीकरण जैसी बात हो काइनेज एंजाइम भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत वाली बात नहीं है। अभी जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, आप बोलेंगे सर ग्लूकोज के पास तो एक ही स्थान होता है फॉस्फेट से जुड़ने के लिए, जो कि हम जोड़ चुके हैं, अब दूसरा ATP कहां डालें। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, यार इसका हम आइसोमराइजेशन करा दें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, तो वो बदल जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, है ना। ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अब बना है, इसको फिर दीजिए अपनी ATP, तो बस ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो आपके दोनों ATP खर्च, तो आपका ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण भी कंप्लीट। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा जो स्टेप है वो ये कहता है कि फॉस्फोरिलीकृत ग्लूकोज का जो अणु है उससे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणुओं में विघटन या निर्माण, है ना। तो ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, अब ये भाई आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा ना। तो एल्डोलेज एंजाइम होता है जो 6 कार्बन के फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को 3 कार्बन के 2 यौगिकों में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में तोड़ देता है, ठीक है। लेकिन ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो आइसोमर होकर बदल जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। इस प्रकार 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के बनते हैं कितने अणु, 2 अणु। कितने अणु, 2 अणु। बात समझ में आ गई यहां तक। फिर आपके दिमाग में एक कंसेप्ट यहां होना चाहिए कि भाई सर ने ये कहा था कि आप खर्च करेंगे तो लाभ भी लेंगे, और लाभ आपको किसका चाहिए, केवल ATP का है, तो आपको कुछ डालना पड़ेगा। फिर आप सोचेंगे यार 2 ATP तो यहां हमने डाल दी, खर्च हो गई, अब हमें अपना प्रोडक्ट तैयार करना है, तो भाई कुछ कच्चा माल चाहिए। देखो कोई भी औद्योगिक कंपनी हो, जहां प्रोडक्ट बनते हैं वहां कच्चा माल जरूरी होता है ना, रॉ मटेरियल। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड करके चलेंगे।
इसी से काम बनेगा भाई, है ना। ये कंसेप्ट इसका यहीं पे टिका हुआ है फॉस्फेट ग्रुप से, क्योंकि तभी हमें पूरे कंसेप्ट आगे के याद हो पाएंगे, पूरे यौगिक। तो ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड था, यदि मैं आपसे यो कहूं कि इसमें आप एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ो, तो आप अगले कंपाउंड को बिना याद किए बिना देखे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, तो ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यदि आप इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बन गया। अब ये जो एल्डिहाइड बना, अब आप सोचेंगे, है ना, कि यार इस एल्डिहाइड को भी चेंज कीजिए अम्ल में। किसमें? अम्ल में। मतलब आप याद रखना कि एल्डिहाइड से हमें एटीपी प्राप्त नहीं करनी है डायरेक्ट, है ना, कुछ इनडायरेक्ट एटीपी भी हमें बनानी है यहां पर। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का अपचयन करेंगे, एंजाइम रहेगा डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि अपचयन में यही आता है डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में जब आप 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का अपचयन करेंगे, तो वो बदल जाएगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, अम्ल में। और क्या रहेगा? 2NAD बदल जाएंगी NADH2 में। अब मैं आपको यहां एक बात बता दूं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि एक NADPH या एक NADH इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाकर 3 ATP का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए ATP प्रोवाइड कराएंगी, लेकिन इनके पास हिडन एनर्जी है, छिपी हुई ऊर्जा है, या मैं कह सकता हूं इनडायरेक्ट ATP हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, वो बदल गया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अच्छा, ये वाली जो बात है, ये भाई आपको थोड़ी याद करनी है। ठीक है, बाकी इजी काम है, अब थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। हाँ, तो ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, अब बोलेंगे सर बहुत टाइम हो गया, अब तो हमें कुछ चाहिए भाई, है ना। तो मैंने कहा भाई क्यों देर कर रहे हो, ले लो ATP। तो आप क्या करेंगे, जब आप 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फॉस्फोरिलीकृत करेंगे, तो बताओ अब आपको ADP से ही तो ATP बनानी है ना, क्योंकि मैं कह चुका हूं ATP तो आपके पास 2 ही थी जो आपने खर्च कर दी, है ना। तो आपको बिल्कुल याद रहेगा कि भाई जरूर ADP से ATP बनेंगी, ना कि ATP से ADP। ठीक है, तो यहां 2 ADP से आपने डायरेक्ट क्या बना ली, 2 ATP, और ATP बना ली। अच्छा, 2 क्यों? क्योंकि ये सभी 2-2 अणु है। चलो मैं यहां लिख देता हूं, एक तो देखो ये सभी कितने कार्बन के हैं, 3 कार्बन के। सभी कितने कार्बन के हैं भाई, 3 कार्बन के। अणु कितने हैं सभी के, 2-2 अणु। लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी चीजों पर ध्यान मत दिया करो। लेकिन कुछ बच्चे इसी पे वो है सर क्या है, लिखते नहीं है आप तो, है, समझ रहे? देखिए, तो ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, जब आपने इसका फॉस्फोरिलीकरण कर दिया, तो बताओ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा ना। ठीक है, अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसको हम आइसोमर कर बदल देते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, और एंजाइम होता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, या आप डायरेक्ट म्यूटेज एंजाइम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, उसमें से जब हम वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दें, और एंजाइम होता है इनोलेज, तो ये बदल जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल में। किस में बदल जाता है? फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल में। ठीक है, अब ये फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें फॉस्फेट है, तो आप लीजिए उस फॉस्फेट को निकालिए,
तो आप दोबारा इसका फॉस्फोरिलीकरण करेंगे, तो 2 एडीपी से दोबारा क्या बन जाएंगी, 2 एटीपी, और एंजाइम रहेगा पाइरोविक काइनेज, और लास्ट प्रोडक्ट आपके तैयार, क्या, पाइरोविक अम्ल। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई? ठीक है, तो भाई ये था हमारा ग्लाइकोलाइसिस चक्र का आरेख। तो आप इस पूरे आरेख को बनाकर और 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करना। आप ऐसे ही मत समझ लेना कि 1-2 बार में ही हमें ये हो जाएगा लर्न, समझ रहे ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, समझ रहे ना, थोड़ी मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी भाई, है ना, क्योंकि C3 C4 चक्र तो ऐसे थे जिनको हम बिना याद करे ही बना सकते थे आराम से, लेकिन यहां पर भाई समझने के साथ साथ कुछ चीजें याद भी अपने दिमाग में रखनी होती हैं, तभी तो आप आरेख को बना पाएंगे। ठीक है, समझ रहे ना, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो भाई आपको करनी पड़ेगी इसमें, है ना। बाकी जो बातें थी, जहां कंसेप्ट था, वो मैंने आपको दे दिया, समझ रहे ना। हाँ, अब आगे आपकी मेहनत है। ठीक है, हाँ, तो ये था ग्लाइकोलाइसिस चक्र। आप अपने जैसे पीडीएफ में आपको पूरा एक साथ मिल जाएगा, आप देख लेना, और आपके पीडीएफ में जो चीज मिस है, जैसे कोई शब्द है, कोई पॉइंट है, तो वो भी आप भाई नोट कर लिया करें, जो मैं यहाँ एक्स्ट्रा बताता हूँ, है ना, क्योंकि हर साल कोई ना कोई चेंजमेंट होता ही रहता है। ठीक है, तो ये था ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, कंप्लीट है ग्लाइकोलाइसिस चक्र। अब एक बात और आप मेरे यहां ध्यान दीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र को जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे, यहां एक बात आ जाती है इसकी थ्योरी की। तो आप जानते हैं कि जो बच्चा आरेख बनाना जानता है उसको थ्योरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप थ्योरी पढ़ के देखना, हर चीज आपकी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना भाई। चलिए, अब इसी आरेख से मैं आपकी एक थ्योरी और कंप्लीट करा देता हूं, एक क्वेश्चन और कंप्लीट करा देता हूं, और वो क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस का सार। याद रखना, मैं बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस का सार हल्के में मत लेना। सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ग्लाइकोलाइसिस के सार को लिखिए, केवल पूरे सार को। उसने ना आरेख पूछा, ना कोई थ्योरी पूछी, और अलग से क्वेश्चन पूछ लिया कि इस ग्लाइकोलाइसिस चक्र का सार हमें बताइए, पूरा सार। तो आपकी पीडीएफ में बिल्कुल सार के पॉइंट लिखे हुए हैं। वहां मैंने आपकी बुक में 5 पॉइंट है, 4 पॉइंट मैंने वहां लिखा है, उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। आप ऐसे मत समझना, ठीक है, जितने हम लिख देंगे वो हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है भाई, हाँ, तो क्योंकि जो 5वां पॉइंट है वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, अपने जो 4 पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस के सार में। तो मैं सार के पॉइंट पढ़ रहा हूं, आप मिलाते हुए चलना, देखना। देखिए, पहला पॉइंट, सार का मतलब एक समरी टाइप में, है ना। तो पहला पॉइंट है कि इसमें ग्लूकोज का एक अणु, इसमें ग्लूकोज का एक अणु जो 6 कार्बन का होता है, वो 3-3 कार्बन के 2 पाइरुविक अम्ल में टूट जाता है। बताओ इस चक्र में टूटता है कि नहीं टूटता भाई? पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है क्या? कि इस ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक अणु जो कि 6 कार्बन का होता है, वो 3-3 कार्बन के 2 अणु पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है, टूट जाता है या निर्माण करता है। ठीक है, ये तो था सार का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस ग्लाइकोलाइसिस चक्र में हम 2 एटीपी खर्च करते हैं, करते नहीं करते? 2 एटीपी खर्च करते हैं और 4 एटीपी प्राप्त करते हैं। सिंपल सी बात है यार, 2 एटीपी आप खर्च कर रहे हो,
4 एटीपी आप प्राप्त कर रहे हो, तो हमें शुद्ध लाभ कितने एटीपी का, 2 एटीपी का इस चक्र में होता है। और हम चलो इसको लास्ट में यही बता दूं, तीसरा पॉइंट बताऊंगा है, तीसरे पॉइंट में तो शुद्ध लाभ कितनी एटीपी का है आपके लिए, 2 एटीपी का। 2 पॉइंट समझो दोबारा, ग्लूकोज का एक अणु पायरुवेक अम्ल में टूट जाता है 2 अणुओं में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 2 एटीपी खर्च करते हैं, 4 एटीपी बनाते हैं, तो शुद्ध लाभ कितने एटीपी का, 2 एटीपी का। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां से है, वो क्या है कि 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते समय, समझो बात को, ये पॉइंट है इसलिए मैंने आरेख को नहीं मिटाया है, कि 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। इस समय 2 अणु NADH2 के बनते हैं, जिनसे जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाकर 6 एटीपी का निर्माण करते हैं। समझ में आई मेरी बात। तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा हूं, ध्यान समझो। पहला पॉइंट तो नॉर्मल है, दूसरा भी नॉर्मल है, शुद्ध एटीपी 2। तीसरा जो पॉइंट है उसको आप समझो, वो कहता है कि यहां 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, एल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। इस समय 2 अणु NADH2 के बनते हैं, जो ETS में जाकर, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाकर 6 एटीपी का निर्माण करते हैं। अरे भाई आप जानते हैं ना, मैंने आपको बता दिया था कि एक NADH या एक NADPH 3 एटीपी बनाता है, तो आप कितने NADH बना रहे हैं यहाँ पे, 2, तो कितने एटीपी बनेंगे, 6 एटीपी। समझ में आ गई बात। तो आपका जो ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र है, ध्यान से समझो फिर एक बात, आपका जो ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र है आपको टोटल कितनी एटीपी दे रहा है, अरे 6 तो ये इनडायरेक्ट और 2 डायरेक्ट, क्योंकि शुद्ध लाभ कितने का है, 2 का, तो टोटल 8 एटीपी हमें अपना ग्लाइकोलाइसिस चक्र प्रोवाइड कराता है। और बची हुई 30 एटीपी क्रेब्स चक्र से प्राप्त करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, क्योंकि 38 एटीपी बनाते थे ना, है ना। तो आपको समझ में आ गया किस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस चक्र हमें 8 एटीपी दे रहा है। 6 एटीपी तो इनडायरेक्ट और 2 एटीपी शुद्ध लाभ यानी कि डायरेक्ट, तो 8 एटीपी हमें अपने ग्लाइकोलाइसिस चक्र से प्राप्त होती हैं। और ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, एटीपी की कैलकुलेशन वाले। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस सार के 3 पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गए। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है भाई, इसलिए बता रहा हूं। आप कहीं ये समझे कि ये तो नहीं आएगा, सर ने तो बता दिया, आरेख मोस्ट है, समझ रहे ना। हाँ, कर लेंगे इसको। चौथा पॉइंट, इस पूरे चक्र में ना तो कहीं O2 का उपयोग हुआ है और ना ही कहीं CO2 बनी है, ना ही उसका उपयोग हुआ है। इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस चक्र में O2 और CO2 का कोई रोल नहीं होता ग्लाइकोलाइसिस चक्र में। समझ में आ गई मेरी बात भैया। और जो 5वां पॉइंट है कि जैसे इसमें कुछ ऐसे मध्यवर्ती प्रोडक्ट बनते हैं जो अन्य क्रियाओं में भी भाग लेते हैं, जैसे फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है ना। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आपको पढ़ना है तो लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पीडीएफ में भी ऐड कर सकते हैं, जिन बच्चों को करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इस 5वें वाले पॉइंट को। ठीक है, तो आपको ग्लाइकोलाइसिस चक्र और ग्लाइकोलाइसिस का सार समझ में आ गया। ठीक है, और इसके बाद एक समीकरण है पूरे ग्लाइकोलाइसिस का, तो वो समीकरण भी आप देखना, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा
कैसे समझ में आ जाएगा? क्योंकि उसमें पहले लिखा हुआ है ग्लूकोज है, 2 एडीपी ले रहे हैं, 2 है ना, 2 एनएडी ले रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट में क्या बदलेंगे? जैसे एडीपी थी एटीपी में बदल जाएंगी, एनएडी था वो किस में बदल जाएगा? NADH2 में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ वहां पे है, वो आप देख सकते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, तो भाई ये था हमारा ग्लाइकोलाइसिस चक्र, जो कि आज पूरा कंप्लीट है। और कल हम अपने और मोस्ट साइकिल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्रेब्स चक्र बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? क्रेब्स चक्र। तो वो क्रेब्स चक्र कैसे चलता है, अर्थात यहां से आगे अब क्या घटना होगी, वो बातें करेंगे कल। ठीक है, तो आज आप पूरे ग्लाइकोलाइसिस को लर्न करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, जिससे आप इसको भूलें नहीं कभी। ठीक है भाई, तो बाकी बातें करेंगे।